हेलो डियर आईएससी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 11 आईएससी का चैप्टर फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, समरी दी हुई है। कर्जन की पॉलिसी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, मोटिव्स बिहाइंड द पार्टीशन, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल देखना है और एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था। तो द रेनेसा ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिएटेड अ न्यू स्पिरिट एंड विगर इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल। अब रेनेसा क्या होता है? रेनेसा मतलब कि रिजुविनेशन, पुनर्जागरण, बदलाव। जो फॉरेन कंट्रीज़ थी वहाँ पे बहुत से चेंजेस देखने को मिल रहे थे, वो काफ़ी डेवलप कर रहे थे, बदलाव आ रहा था वहाँ पे 19th सेंचुरी के टाइम पे। तो इंडिया में भी वही चेंजेस शुरू हुई और इंडियन पीपल ने ये डिटरमाइन हो चुके थे वो लोग कि अब हमको स्लेवरी से बचना है, ब्रिटिश रूल की गुलामी से बाहर निकलना है। ठीक है, तो उस टाइम पे 19th सेंचुरी में लोगों के अंदर ये मोटिवेशन आई थी। इसी बात को समझाने के लिए आरसी मजूमदार बताते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे इंडियन नेशनलिज्म था, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे। देन ही सेज, आरसी मजूमदार सेज, अपार्ट फ्रॉम अदर कॉजेज इंडियन नेशनलिज्म was fostered by a number of remarkable personalities like Surendranath Banerjee, Mahadev Govind Ranade, गोखले एंड अदर्स। और वो हिस्टोरियन कहते हैं कि हमारी जो नेशनलिज्म है देश में, जो राष्ट्रवाद, देश के लिए अच्छी फीलिंग है कि हमको अपने देश को बचाना है, वो फीलिंग किन लोगों की वजह से डेवलप ज़्यादा हुई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया कि हमको स्लेवरी को ख़त्म करना होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी वॉज ग्रेट पोइट रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो आप सब लोग जानते होंगे, इन्होंने लिटरेचर में काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी नोवेल्स वगैरह लिखी हैं। हुज पोएम्स ऑन शिवाजी। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो पोएम लिखते थे शिवाजी पे, सिख गुरु बंद पे, गुरु गोविंद जी पे, तो उनकी पोएम्स लोगों को काफ़ी इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए। Raja Ram Mohan Roy was the first man who initiated the line of constitutional agitation in India. अगर बात की जाए राजा राम मोहन रॉय, ये एक अनदर ग्रेट पर्सनैलिटी हैं उस टाइम के, जिन्होंने सबसे पहले आदमी थे जो इनिशिएट करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इन इंडिया, कि संविधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए हम एजिटेशन करेंगे। अब रिक्वेस्ट करके इंडिपेंडेंस नहीं मांगेंगे, अग्रेसिव वे में हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए ब्रिटिश के आगे अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। इन 1823 द एक्टिंग गवर्नर जनरल एडम्स इशूड अ प्रेस ऑर्डिनेंस टेकिंग अवे द लिबर्टी ऑफ प्रेस। तो जब राजा राम मोहन रॉय ने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जागने लगी, तो ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि कहीं उनकी पावर जो है वो खतरे में ना पड़ जाए। इसीलिए 1823 में उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे एडम्स करके, उन्होंने एक प्रेस ऑर्डिनेंस इशू किया कि अब लिबर्टी, जो प्रेस की लिबर्टी है, प्रेस मतलब मीडिया, मीडिया अब कुछ भी छाप नहीं सकती, उसको उन्होंने छीन लिया, बंद कर दिया, मतलब सेंसरशिप लगा दिया थोड़ा उनके व्यूज़ पे कि वो क्या छाप सकते हैं क्या नहीं, वो सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंट्रोल करेगी। राम मोहन रॉय देन सेंट अ मेमोरियल टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डिनेंस ऑफ अडम्स। तो राम मोहन रॉय को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन लिया ना उन्होंने इंडियंस का। तो राम मोहन रॉय ने इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में मेमोरियल भेजा और उसके अगेंस्ट में, एडम्स के ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में बात कही। ऑर्डिनेंस क्या होता है, आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, एक टेम्प्ररी लॉ होता है, राइट। तो जब जो कि इशू किया जाता है इंडिया में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, तो एडम्स ने ऑर्डिनेंस पास किया था कि प्रेस की लिबर्टी छीन ली जाएगी। तो राम मोहन रॉय उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में बात रखते हैं। उन्होंने पटिशन कहाँ पे भेजा? किंग इन काउंसिल इन लंदन। लंदन में जो किंग थे वहाँ के काउंसिल के, उनके पास भी पटिशन भेजा कि इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन वो अपने इस अटेम्प्ट में फेल हो गए। एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राम मोहन रॉय स्टॉप द पब्लिकेशन ऑफ हिज जर्नल मिरत उल अखबर। अब राम मोहन रॉय इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका भी जर्नल, जो वो न्यूज़पेपर छापते थे या जर्नल छापते थे बेसिकली, उसको भी बंद कर दिया गया। उनके जर्नल का क्या नाम था? मिरात उल अखबर। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फैक्ट, आपको जितने भी डेट्स, फैक्ट्स और नेम्स दिख रहे हैं, आपको अच्छे से उसको याद करना है और अपने आंसर में उसको लिखना है।
तो राम मोहन रॉय का अटेम्प्ट फेल हो गया, उनके जर्नल को भी बैन कर दिया गया पब्लिकेशन से। उन्होंने और किस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था राम मोहन रॉय जी ने? उन्होंने अपोज किया था ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826, क्योंकि इस एक्ट में क्या था, धर्म के बेसिस पे भेदभाव किया जाता था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था कि धर्म के आधार पे जजमेंट दी जाएगी, किसी के का न्याय किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। अब उनका जो ये एजिटेशन था, मतलब प्रोटेस्ट था, वो थोड़ा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इंडियन जूरी एक्ट जो पास किया गया था उसमें थोड़ी सारी चीज़ें अमेंड की जाती हैं, चेंजेस की जाती हैं। कौन से टाइम पे? अगस्त 1832 में। दिस पॉलिटिकल एजिटेशन लाइन हैड बिन कंटिन्यूड बाय द यंग बंगाल ग्रुप। अब ये पॉलिटिकल एजिटेशन जो राम मोहन रॉय ने इनिशिएट किया था, उसको किसने कंटिन्यू किया? यंग बंगाल ग्रुप। बंगाल में एक ग्रुप बनी थी कुछ यंग लीडर्स की, जिन्होंने इस पॉलिटिकल वे में एजिटेशन करना, अपनी बातों को रखना, उसको कंटिन्यू किया। Beside the young Bengal, the associate of Ram Mohan Roy, like Prasanna Kumar Thakur, Dwarkanath Tagore, Ram Kamal Sen and other continued the tradition of political agitation. अब यंग लीडर्स के अलावा भी राम मोहन रॉय के और भी जो फॉलोअर्स थे, उनके जो साथी थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर और द्वारकानाथ टैगोर, ये लोग ने भी पॉलिटिकल एजिटेशन को बढ़ाया, कंटिन्यू किया। डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर दस फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 1830 एंड 1885। अब नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बने उस टाइम पे। 1937 में एक लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई जाती है बिहार में, और उड़ीसा में लैंड होल्डर सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और भी दो एसोसिएशंस बनते हैं बॉम्बे एंड मद्रास में, जिसको जाना जाता था बॉम्बे एसोसिएशन एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन। This political association failed to satisfy the common people because their activity were based on constitutional line and dominated by wealthy landed gentry। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनती तो है कि सबको आज़ादी दिलाएंगे, सबके लिए काम करेंगे, लेकिन ये एसोसिएशंस फेल हो जाती हैं कॉमन लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करने में। इन 1875 अ न्यू एसोसिएशन इंडियन लीग, 1875 में एक और नई एसोसिएशन बनती है इंडियन लीग। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। और ये इसने क्या काम किया? इंडियन लीग ने स्टिमुलेट किया, बढ़ाया नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के माइंड में, उसको और इनकरेज किया, फॉस्टर किया। लेकिन ये एसोसिएशन भी काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। By 1880, the political leaders of different states felt that need of an all-Indian organization and started negotiation। अब 1818 तक जब इतने सारे छोटे छोटे लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, वो सब जब फेल हो जाते हैं, तो इंडियन लीडर्स को लगता है कि अब हमको मिल के एक बढ़िया, अच्छा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, और जो कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल को फॉस्टर कर सके, बढ़ा सके आगे। तो सारे लीडर्स आपस में नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं। डिस्कशन के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाता है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहाँ बना? कलकत्ता में 1883। बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा है। किसने बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फर्स्ट आईएएस ऑफिसर भी थे, ठीक है। अल्टीमेटली द नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन 1885। फिर बाद में नेशनल कांग्रेस भी बनती है बॉम्बे में 1885 में। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बाद में चेंज हो जाती है नेशनल कांग्रेस में, राइट। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Henceforth this body became the vanguard of Indians freedom struggle। वैनगार्ड मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड, एक हमारा कवच बन गया, और एक हमें ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मिल गया जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा था, उनकी बातों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ रख रहा था। स्टार्टिंग में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एंटी ब्रिटिश नेचर की नहीं थी, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी, ब्रिटिश के साथ साथ काम करते थे कांग्रेस के लीडर्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कुछ टाइम के बाद जब काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ बढ़ गई, तो कांग्रेस के लीडर्स ने भी प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब अच्छा था, तो ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन एट कलकत्ता 1886 लॉर्ड डफरिन रिसीव सम ऑफ डेलीगेट एज डिस्टिंग्विश विजिटर्स टू द कैपिटल। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने कुछ डेलीगेट्स को डिस्टिंग्विश विजिटर टू द कैपिटल, मतलब कि मेरे कैपिटल में आए हुए सबसे अलग और बहुत अच्छे
विजिटर्स कह के बुलाया कांग्रेस के लीडर्स को, काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया उनको, अपने गार्डन में टी पार्टी दी, चाय पिलाया, अच्छे से बिहेव किया लॉर्ड डफरिन जो कि एक ब्रिटिश जनरल थे। तो क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो ब्रिटिशर्स की बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे, उनके फेवर में रहेंगे, जो कि कांग्रेस पहले थी भी, लॉयल थी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जो थी सिंपथी कांग्रेस की ब्रिटिशर्स को लेके वो बाद में चेंज हो जाती है सेकेंड एंड थर्ड सेशन के बाद, और कांग्रेस का डिमांड्स जो था वो थोड़ा नेशनलिस्ट हो जाता है लीडर्स का, और वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ़ाइट करने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस लीडर्स को मॉडरेट्स नाम से जाना जाता था, मॉडरेट बोला जाता था। क्यों? बिकॉज दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पेटिशन। कौन सी पॉलिसी को फॉलो करते थे? प्रेयर एंड पेटिशन, मतलब प्रे करके, रिक्वेस्ट करके ब्रिटिशर से काम कराना है, या पेटिशन फाइल करके, जो कि जनरली कोर्ट वोट में फाइल करते हैं हम, अपनी रिक्वेस्ट लेटर भेजना बेसिकली पेटिशन होता है। देयर डिमांड इंक्लूडेड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। वो जो भी कांग्रेस डिमांड करते थे ब्रिटिशर से, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते थे, एकदम संवैधानिक तरीके से, कोई अग्रेसिव मेथड नहीं यूज़ करते थे। लेकिन नेशनलिज्म काफ़ी एनकरेज होता है 18th सेंचुरी के एंड तक। इंडिया नाउ हैड लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर हु हैड एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल एजिटेशन। इंडिया में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आ चुके थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एजिटेशन को एक्सपीरियंस किया था। उनको पता था कि मास को कैसे लीड करना है। इंग्लैंड में द लीडर्स लाइक ग्लैडस्टोन, वो पावर में भी नहीं रह गए थे। तो इंग्लैंड की जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है, इंडिया में भी पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है, नई रूलिंग ग्रुप आती है वहाँ पे इंग्लैंड में, क्योंकि इंडिया पे कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि इंग्लैंड से चलता था। ठीक, द न्यू रूलिंग ग्रुप है नो सिंपैथी फॉर इंडियन ओपिनियन ऑफ द इंडियन पीपल। तो जो नई रूलिंग ग्रुप आती है वो तो और भी ज़्यादा ब्रूटल वे में बिहेव करती हैं, बहुत बुरे तरीके से इंडियन लोगों के साथ बिहेव करते थे। उनको कोई सिंपैथी नहीं थी इंडियन लोगों को लेके। वो हमें कोई भी कंसेशंस नहीं देते थे, जो पहले इंडियन लोगों को जॉब में दी जाती थी, एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं। बहुत बुरा कंडीशन हो चुका था। रिवोल्यूशनरी टेंडेंसी, मतलब जो रिवोल्यूशनरी लोग थे, लीडर्स थे, वो रिवोल्यूशन करने लगे थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे कि क्रांति लाना है, अब हमें देश में आज़ादी चाहिए। कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल में ये सीरियस हो गया था काफ़ी मैटर नेशनलिज्म का। Situation became very critical when Lord Curzon, a staunch imperialist, became the Viceroy of India. इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ही हैं। इनको आपको हमेशा याद रखना है। लॉर्ड कर्जन एक बहुत स्टॉन्च इम्पीरियलिस्ट क्या होता है? मतलब ऐसा सिचुएशन जब कोई बड़ा पावर किसी छोटे पावर को कंट्रोल में करके उसको अपनी कॉलोनी बना ले। तो लॉर्ड कर्जन काफ़ी एक कट्टर इम्पीरियलिस्ट थे। वो वाइसरॉय बनते हैं इंडिया के, और जब वो वाइसरॉय बनते हैं तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। ऐसा वो क्या करते हैं अभी हम पढ़ेंगे। उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, देन सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, वेरी मच एंशियस टू कब द इन्फ्लुएंस ऑफ कांग्रेस। अब उस टाइम पे एक और लॉर्ड थे जॉर्ज हैमिल्टन। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कांग्रेस को कैसे उसके इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। तो इसीलिए कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन लॉर्ड कर्जन को कुछ पॉइंट्स सजेस्ट करते हैं जिससे कांग्रेस की एक्टिविटीज़ को, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उसको रोका जा सके। वो कहते हैं कि जो भी प्रिंसेस या नोबलमैन कांग्रेस के फंड्स लेते हैं, मतलब कांग्रेस को फॉलो करते हैं, उनको बताओ कि गवर्नमेंट उनको जानती है, इस बात से परिचित है, और उनको गवर्नमेंट को फ़ंड देना चाहिए उन प्रिंसेस एंड नोबलमैन्स को, मतलब जिससे कि वो कांग्रेस की तरफ ना जाए फ़ंड के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, उन लोगों को ऑनर दो, डिस्टिंक्शन, सम्मान दो जो लोग कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं, जिससे कोई कांग्रेस का पार्ट ना बने। टू एक्सरसाइज अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर एजुकेशन, इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्स्ट बुक। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस पे कंट्रोल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दो। तो ये सारी पॉइंट्स उन्होंने सजेस्ट की। इसके रिप्लाई में लॉर्ड कर्जन ने हैमिल्टन को 18 नवंबर 1900 में लिखा, माई ओन बिलीव इज़ दैट द कांग्रेस इज़ टॉटरिंग टू इट्स फॉल। मेरा खुद का ये मानना है कि कांग्रेस जो है वो अब गिरने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है। और मेरा बहुत बड़ा एम्बिशन है, माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन, महत्वाकांक्षा मेरी ये है कि इंडिया में इसको करने में मैं, उनके पीसफुल डिमाइस को करने में मैं
वो हो पाऊँ, कम सक्सेसफुल हो सकूँ। मतलब वो चाहते थे कि कांग्रेस को पीसफुल तरीके से ही ख़त्म कर देंगे, धीरे से उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा देना चाहते थे लॉर्ड कर्जन। तो आप देख सकते हैं वो कितने स्टॉन्च इम्पीरियलिस्ट थे। लॉर्ड कर्जन एंड हिज एक्टिविटी। अब लॉर्ड कर्जन की एक्टिविटीज़ क्या क्या रही इंडिया में। वो जब इंडिया में आते हैं तो उन्होंने काफ़ी रूथलेस चीज़ें की। लॉर्ड कर्जन देन वांटेड टू क्रश दिस बॉडी बिकॉज कांग्रेस वाज वैन गार्ड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एजिटेशन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि कांग्रेस क्या था, इंडियन पॉलिटिकल एजिटेशन का वैन गार्ड था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लोगों के बीच में वो काम करता था, सेफ गार्ड का, वैन गार्ड का। इंडियन पीपल की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक लेके जाता था, उनके लिए पटिशन करता था, तो इसीलिए कांग्रेस को वैनगार्ड कहा गया है। A confrontation between Lord Curzon and educated middle-class nationalist was inevitable. They eventually took place in the Bengal, where the leader were more assertive, where Lord Curzon was at his offensive worst. अब Lord Curzon क्या चाहते थे, जो भी नेशनलिस्ट लोग थे या मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उनको दबाना चाहते थे कि वो पॉलिटिकल एजिटेशन में पार्ट न ले, जिसका शुरुआत सबसे पहले वो कहाँ पे करते हैं, बंगाल में करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। बाय द म्यूनसिपैलिटी एक्ट ऑफ 1899 लॉर्ड कर्जन स्टार्टेड हिज अटैक। सबसे पहले कौन सा लॉर्ड कर्जन एक्ट लाते हैं, म्यूनसिपैलिटी एक्ट ऑफ 1899। इस एक्ट के थ्रू वो क्या करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर कलकत्ता कॉरपोरेशन, एक ग्रुप था, एक बॉडी थी कलकत्ता कॉरपोरेशन, उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे इंडियंस के, उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा, उनके नंबर्स को कम कर दिया जाएगा, मतलब कम ही इंडियन रिप्रेजेंटेटिव उस कॉरपोरेशन में हो सकेंगे। इन दिस केस ही सर्व द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी। इस तरीके से उन्होंने यूरोप की बिजनेस कम्युनिटी के फेवर में डिसीजन लिया। हिज नेक्स्ट अटैक केम डाउन अपॉन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब दूसरा हमला, दूसरा अटैक वो किस पे करते हैं, मतलब ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए वो एक एक्ट पास करते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। तो ये सब डेट्स, कौन सा एक्ट कब पास हुआ आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में। द प्रिटेक्स्ट ही यूज़ वॉज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑल अराउंड। और वो क्या कहते हैं कि इस एक्ट के थ्रू जो एजुकेशन है उसका जो स्टैंडर्ड है उसको और भी बढ़ा दिया जाएगा, अच्छा एजुकेशन क्वालिटी दी जाएगी। लेकिन इस एक्ट के थ्रू हुआ क्या, दिस एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड सीनेट मेंबर्स, मोस्टली इंडियंस। इस एक्ट के थ्रू भी इंडियन मेंबर्स जो सीनेट में हुआ करते थे, एक बॉडी होती है सीनेट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, उसमें से इंडियन मेंबर्स को कम कर दिए, जिससे कि इंडियन लीडर्स वहाँ के इंडिया के लोगों का व्यू, उनका जो नीड है, उनके जो ग्रीवेंसेस है उसको रिप्रेजेंट न कर सकें। तो जिसकी वजह से बहुत कंट्री वाइड एजिटेशन शुरू होता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं, इस एक्ट का विरोध करने लगते हैं कि ये एक्ट गलत था। द डाउन सोसाइटी फाउंडेड इन 1902 रोज्ड पैट्रियाटिक फीलिंग अमंग द यूथ। उसी टाइम पे 1902 में एक सोसाइटी बनती है, डाउन सोसाइटी, जो कि और भी ज़्यादा लोगों, जो युवा लोग हैं हमारे देश के, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाती है और भी बढ़ाती है। ठीक है। स्कीम ऑफ पार्टीशन, द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। अब जो बंगाल था वो बहुत बड़ा था, तो अब पार्टीशन उसका लॉर्ड कर्जन करते हैं पार्टीशन। लेकिन ये उन्होंने इसके लिए क्या पॉइंट्स रखे और ये क्यों हुआ उसको समझते हैं। बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है, जो बंगाल स्टेट है, वो बहुत बड़ा एरिया है। बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा था, वहाँ पे बिहार, उड़ीसा, अब का हमारा बिहार, उड़ीसा, असम, सब कुछ तब बंगाल के ही अंडर में था। ठीक है। ब्रिटिश अथॉरिटी थॉट ऑफ रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ प्रोविंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब ब्रिटिश अथॉरिटी क्या कहती है कि हम इस प्रोविंस का, इतने बड़े बंगाल का साइज़ जो है वो छोटा करना चाहते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा हेल्प मिले, इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। दस असम, इसीलिए असम को सेपरेट कर दिया जाता है बंगाल से 1874 में। 74 में सिलहट को भी, सिलहट क्या है, एक प्रीडोमिनेंटली बंगाली स्पीकिंग एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बंगाली बोलते हैं सिलहट में। उस एरिया को वहाँ पे बंगाल में ऐड कर दिया जाता है और असम को सेपरेट कर दिया जाता है। एक्चुअली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सम सॉर्ट ऑफ टेरिटोरियल रिकॉग्नाइजेशन वाज नीडेड। In 1903, Risley, Secretary of Home Department, Government of India, drafted a plan for partition of Bengal. ये पर्सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिस्ले 1903 में, लॉर्ड कर्जन ने तो पार्टीशन किया, लेकिन ये प्लान लेके कौन आया था कि पार्टीशन होना चाहिए बंगाल का, रिस्ले लेके आए थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। लॉर्ड कर्जन एंड फ्रेसन एंड देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल फेवर द रिस्ले प्लान। और रिस्ले के इस डिवीज़न वाले प्लान को लॉर्ड कर्जन, फ्रेसर और बंगाल के गवर्नर ने
फेवर किया, उसके वो लोग फेवर में थे, पक्ष में थे। लॉर्ड कर्जन देन टूर्ड असम। अब लॉर्ड कर्जन असम जाते हैं ये सिचुएशन देखने की, असम और बंगाल में कैसा है, कैसे वो मास को मोबिलाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पे वो जाके मुस्लिम्स के सपोर्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं, और इस फेवर में उनको मोबिलाइज़ करते हैं कि प्लान जो है, पार्टीशन प्लान, वो हो सके, मुस्लिम्स को पार्टीशन करने के लिए मना लेते हैं। इन हिज ढाका स्पीच द लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर्ड दैट हिज ऑब्जेक्टिव टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ मुस्लिम्स इन द रीजन। वो ढाका में जाके, जो कि इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश का कैपिटल है, वहाँ पे जाके मुस्लिम्स को भड़काते हैं। ये कहते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट अच्छे से प्रमोट नहीं किए जा रहे, हिंदुओं का ज़्यादा डोमिनेंस है। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स रख के वो मुस्लिम्स को भड़काते हैं, इंसाइट करते हैं और उनको अपने फेवर में कर लेते हैं पार्टीशन के लिए, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम हिंदू दोनों रहते थे, तो इसलिए, और मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा रहते थे उस टाइम पे वहाँ पे उस रीजन में, इसीलिए वो लोग पहले तो फेवर में नहीं थे पार्टीशन को, उनको नहीं पसंद था कि पार्टीशन हो, क्योंकि बंटवारा होता है तो काफ़ी इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है। लेकिन बाद में लॉर्ड कर्जन अपने क्लेवर माइंड से उन लोगों को मना लेते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रिटिश सिविलियंस ओपनली जस्टिफाइड द पार्टीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। दे पॉइंटेड आउट तो ब्रिटिश सिविलियंस ने क्या कहा, ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि पार्टीशन प्लान जो रिस्ले का है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए कि बंगाल जो है उसमें इतना बड़ा बंगाल है, बिहार, उड़ीसा सब कुछ आता है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसका पूरे जगह का अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना, ध्यान रख पाना, पूरे जगह का एक साथ ग्रोथ करा पाना अच्छा नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पार्टीशन करना है। पहला तो उन्होंने ये पॉइंट दिया। ईस्ट बंगाल इज़ फार अवे फ्रॉम कैलकटा। वो कहते हैं कि ईस्ट बंगाल जो है वो कैलकटा से बहुत दूर है। बंगाल का कैपिटल उस टाइम कैलकटा होता था, कैलकटा से जो चीज़ें थी वो टैकल कर पाना ईस्ट बंगाल में वो पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए ये दूसरा पॉइंट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टी फ्रॉम असम से कलकत्ता पोर्ट तक रेलवे से चाय ले जाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। असम में काफ़ी ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से कलकत्ता तक टी को पहुँचाना, सप्लाई कर पाना ट्रेड के लिए वो पॉसिबल नहीं है, वो एक्सपेंसिव है। ये थर्ड पॉइंट था। मुस्लिम ऑफ ईस्ट बंगाल कुड नॉट अवेल प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि जो मुस्लिम्स हैं ईस्ट बंगाल को, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, पढ़ाई अच्छे से उनका नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हिंदूज़ काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इसीलिए अगर पार्टीशन होता है तो मुस्लिम ईस्ट बंगाल के जो हैं उनको भी फेयर चांस मिलेगा, उनको भी सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और उनके लिए भी एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी ढाका में। लॉर्ड कर्जन ये सारी बातें रख के मुस्लिम्स को कन्विंस कर लेते हैं। दिस वॉज कैलकुलेटेड मूव टू हर्ट द बंगाली स्पीकिंग मिडिल क्लास हु टुक द लीड इन द नेशनल मूवमेंट। अब इसके वजह से क्या होता है, जो उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, तो जिसके वजह से बंगाली लोग काफ़ी तेज़ी से स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उनका मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको अब सेपरेट होना पड़ेगा एक दूसरे से, इनकन्वीनियंस काफ़ी होगा उनको। इसलिए देखो, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, डेट्स। जुलाई 20 1905 को लॉर्ड कर्जन अनाउंसमेंट करते हैं पार्टीशन का, और इम्प्लीमेंट करते हैं 16 अक्टूबर को 1905। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इम्प्लीमेंट होता है पार्टीशन स्कीम इस डेट को 16 अक्टूबर को, और अनाउंसमेंट की जाती है जुलाई 20 को। दो पार्ट्स में बंगाल को बांटा जा रहा था, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा एरिया था, बंगाल के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, बिहार, उड़ीसा एंड 54 मिलियन पॉपुलेशन जो कि टोटली कवर करता था। ठीक है, कलकत्ता वॉज मेड इट्स कैपिटल, कलकत्ता को वहाँ का कैपिटल बनाया जाता है। ईस्टर्न बंगाल एंड असम में कौन कौन सा एरिया, ढाका, राजशाही, चित्तगोंग डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालदा, हिल, त्रिपुरा एंड द प्रोविंस ऑफ असम, विद द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रॉपर, असम, ढाका। तो ढाका को यहाँ पे ढाका को कैपिटल बना दिया जाता है, जो कि अभी बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। ठीक है, और ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
मोटिव्स बिहाइंड द पार्टीशन। अब देखो लॉर्ड कर्जन ने जो भी मोटिव्स रखे थे, जो बातें रखी थी कि हम इसलिए पार्टीशन कर रहे हैं, वो सारी बातें गलत थी इंडियन लीडर्स के हिसाब से। क्योंकि उनका क्या मानना था कि इनका मोटिव जो है वो लोगों के सेंटिमेंट को ब्रेक करने का है। जो मिडिल क्लास और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इस बात को समझ चुके थे। तो चलिए वो पॉइंट, रियल मोटिव्स की अगर बात की जाएगी तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, और मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट या लॉर्ड कर्जन की बात की जाएगी तो आप पुराने पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताए वो लिखेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट्स हैं? इन द आइज ऑफ लॉर्ड कर्जन बंगाल वॉज मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट इन द इंटायर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में बंगाल जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह था, क्योंकि वहीं से काफ़ी लीडर्स आते थे जो नेशनलिज़म को प्रमोट करते थे। वहाँ पे लोग काफ़ी एक साथ रहते थे, नेशनलिस्ट सॉलिडेरिटी देखने को मिलती थी, एकता था। तो इसीलिए लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं कि इनको तोड़ना पड़ेगा। उनका तो काम ही था यूनिटी को ब्रेक करके रूल करना। बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। मतलब अगर बंगाल एक होके रहेगा, वहाँ के लोग एकता में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन अगर बंगाल को बांट दिया जाए तो लोगों जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। One of our four main objectives to split up and thereby to weaken solid body of opponents to outrule। ये लॉर्ड कर्जन के ही वर्ड्स हैं, इसीलिए वो पार्टीशन करना चाहते थे जिससे कि लोग की यूनिटी ब्रेक हो। ठीक है, द टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट शुड बी मेड इन अ मैनर टू मेक बंगाली सफ़र फिजिकल एज वेल एज मेंटल डिवीजन। लॉर्ड कर्जन का दूसरा इंटेंशन ये था कि बंगालीज़ को ऐसे तरीके से बंगाल का डिवीज़न करना है जिसकी वजह से बंगाली फ़िज़िकली और मेंटली काफ़ी सफ़र करे, उनको काफ़ी दुख हो, पीड़ा पहुँचे। क्योंकि जब अगर आपका मान लो आपको ईस्ट बंगाल में डाल दिया गया, लेकिन आपके बहुत से सिटीज़न, आपके फैमिली सिबलिंग्स, फ्रेंड्स आपके वेस्ट बंगाल में रह गए, तो आपको तो उनके लिए बुरा फील होगा, आप उनसे मिल नहीं पाओगे, मतलब दुख लगेगा, आपको दुख होगा। तो इस यही वो चाहते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोलकाता हैड टू बी रिड्यूस बिकॉज इन लॉर्ड कर्जन्स ओपिनियन कलकत्ता वाज द नर्व सेंटर ऑफ एंटी ब्रिटिश इंडियन नेशनलिज्म। अब कलकत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था क्योंकि बंगाल का कैपिटल था, वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल मूवमेंट चालू होता था, प्रोटेस्ट हुआ करता था। इसलिए उनको लगा कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट है कलकत्ता, इसको वीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एंटी ब्रिटिश इंडियन नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। Calcuttan intellectual and leaders like सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑर्गेनाइज एंटी ब्रिटिश मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया। जब पार्टीशन स्कीम अनाउंस होती है तो इंडिया लीडर्स काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं। इंडियन लीडर्स जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाते हैं पूरे इंडिया में। बंगालीज रिगार्डेड देमसेल्व एज अ ग्रेट नेशन बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर। दे वर प्राउड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड फॉर द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास बंगाली। यही सारी चीज़ें हैं कि बंगाल का जो प्राउड था, बंगाल की जो यूनिटी थी, उसको वो डिवाइड करना चाहते थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन एंड हिज एडवाइजर दिस प्लान टू टेक अवे दोज टेरिटरी वेयर द मुस्लिम्स वर डोमिनेंट। अब लॉर्ड कर्जन का ये भी इंटेंशन था कि कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक की जाए, मुस्लिम्स को भड़का के, हिंदुओं को भड़का के एक दूसरे के खिलाफ जो फ्रेटर्निटी का फीलिंग है वो ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो उन्होंने मुस्लिम ढाका में विज़िट किया, वहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रोवोक किया कि अगर आपको सेपरेट हो जाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो हिंदू डोमिनेशन ज़्यादा रहेगा तो आपको कोई भी इंटरेस्ट आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे, उनके रियल मोटिव्स थे। कैम्ब्रिज व्यू अबाउट द पार्टीशन। अब जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन कर दिया तो इंडियन लीडर्स ने अपने पॉइंट्स रखे कि उनका रियल इंटेंशन क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो उसको नलीफाई करने के लिए, उसको डिफाई करने के लिए जो ब्रिटेन के हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी कुछ पॉइंट रखा। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने, जो ब्रिटेन से ब्रिटिश हिस्टोरियंस हुआ करते थे, उन्होंने अब उसको काफ़ी फेवर किया इस लॉर्ड कर्जन के पार्टीशन स्कीम को। उन्होंने कहा कि ये जो लॉर्ड कर्जन ने किया है सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए किया है और उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, लोगों के कॉमन लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया है। और मिडिल क्लास जो कि अफेक्ट हो चुकी थी काफ़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट से, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया गया है। तो उन्होंने बहुत सारे अपने पॉइंट्स रखे कि किस वजह से फेवर में उन्होंने बातें रखी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये डिसीजन काफ़ी सही है। Hindu zamindars who had estates in both part of Bengal and who have appointed two set of agents and pleaders. Naturally, the cost of managing those states would multiply. अब देखो हिंदू ज़मींदार जिनका बंगाल का जो डिवीज़न हुआ, दो पार्ट में हुआ,
उन दोनों पार्ट में हिंदू ज़मींदार्स की अगर किसी ज़मीनें हुआ करती थी, ज़मींदार्स कौन होते थे? जिनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी और वो उस पर पीजेंट से काम करवाया करते थे। तो अब उनके ज़मीनें जो है काफ़ी दूर दूर हो गई। एजेंट्स को, प्लीडर्स को रखने का, अपॉइंटमेंट का खर्चा उनका बढ़ गया, उस दोनों लैंड को अपने मैनेज करने का कॉस्ट बढ़ गया, जिसके वजह से प्रॉब्लम उनके लिए हो रही थी। द लॉयर्स ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, अब उस टाइम पे ये लोगों की सिचुएशन भी बताया गया है कि क्या उस टाइम पे लोगों को फेस करना पड़ रहा था। जो कलकत्ता हाई कोर्ट के लॉयर्स थे उनको भी डर लग रहा था कि अगर हमारा डिवीज़न हो जाता है तो ईस्ट बंगाल के जो उनके क्लाइंट्स हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ वेस्ट बंगाल के ही क्लाइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से उनको लॉस होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे क्रिएट हुई थी और बंगाली मिडिल क्लास जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है। और फिर स्टार्ट होता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इस मूवमेंट के खिलाफ, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो इस मूवमेंट को, ये जो डिवीज़न हुआ है, सॉरी मूवमेंट नहीं, जो डिवीज़न हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए, इस पार्टीशन को ख़त्म करने के लिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। रेफ्यूटेशन ऑफ कैम्ब्रिज व्यू, रैशनलिस्ट हिस्टोरियन हैव रिजेक्टेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल। अब देखो, जो कैम्ब्रिज ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपने पॉइंट्स रखे या कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस ने, तो उनकी बातों को रेफ्यूट करना, गलत साबित करने के लिए इंडियन हिस्टोरियंस ने, या रैशनलिस्ट हिस्टोरियन हम कह सकते हैं, उन्होंने जो पॉइंट्स रखे कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हो, मतलब लॉर्ड कर्जन ने जो कुछ किया है सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए किया है। क्योंकि उनके लॉर्ड कर्जन जो हैं वो खुद कहते थे बंगाल यूनाइटेड इज़ अ फोर्स, बंगाल डिवाइडेड विल गो इन डिफरेंट वेज। इस जिससे साफ पता चल रहा है वो डिवीज़न चाहते थे, ठीक है। और उनका इंटेंशन ये भी था कि इफ़ बंगाल बिकम अ सेपरेट प्रोविंस, बंगाली स्पीकिंग 16 मिलियन पीपल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट वुड बिकम अ माइनॉरिटी अंडर हिंदी स्पीकिंग पीपल ऑफ बिहार एंड ओडिया स्पीकिंग पीपल ऑफ उड़ीसा। कि अगर बंगाल को स्प्लिट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा दो हिस्सों में, तो 16 मिलियन पीपल जो वेस्टर्न हिस्सों में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, ठीक। और अगर ओवर पॉपुलेशन ही रीज़न था, ठीक है, तो क्या किया जा सकता था उस टाइम पे? हिंदू स्पीकिंग पीपल जो बिहार के हैं या ओडिया स्पीकिंग पीपल उड़ीसा के, उनको किसी और टेरिटरी में भेजा जा सकता था, इजीली सेपरेट किया जा सकता था। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्लियरली पार्टीशन कर दिया, जिसका मेन इंटेंशन ये है कि यूनिटी को ब्रेक करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सजेस्टेड दिस मेजर बट लॉर्ड कर्जन वॉज वेरी एडमेंट इज दिस इशू। और इस बात को किसने सजेस्ट किया कि कैसे ओवर पॉपुलेशन के इशू को सॉल्व करना चाहिए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, कि डिवीज़न ना हो। लेकिन लॉर्ड कर्जन अपने बहुत ज़िद पे ही रहते हैं और उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Thirdly, the bureaucrats expected that the protest would die down quickly, but very soon they were totally belied by agents in Bengal and some other provinces. अब bureaucrats को लगता था कि ये protest जो है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे लगा कोई मिस्टेक हो गई है, नहीं यही पॉइंट्स है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे उनको लगता था कि ये जो प्रोटेस्ट है डिवीज़न का चल रहा है वो सब सॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फोर्थली, लॉर्ड कर्जन यूज़ द मुस्लिम कम्युनिटी इन दिस पॉलिटिकल गेम, और जो कि मैंने आपको आगे भी बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी का यूज़ करते हैं लॉर्ड कर्जन अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, एंटी ब्रिटिश नेशनलिज्म को ख़त्म करने के लिए। Lord Curzon encouraged the Nawab of Dhaka to support his partition scheme by offering him 14 lakh as a political matter of great importance. तो लॉर्ड कर्जन जो ढाका के उस टाइम पे नवाब थे, उनको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप मेरे पार्टीशन स्कीम को एक्सेप्ट करो, इम्प्लीमेंट होने दो, जिसके लिए मैं आपको 14 लाख रुपए दूंगा। तो उस टाइम पे 14 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था। तो इस वजह से नवाब ऑफ ढाका मान जाते हैं, मुस्लिम सब मान जाते हैं। फिफ्थली, आइडियलिज्म हैड अ ग्रेट प्लेस इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन। Lastly, it was also true that the material interest of large section of Bengali middle class apart from elite group was also। अब इस वजह से काफ़ी अफेक्ट हुआ, मिडिल क्लास हो चाहे बड़े लोग, अमीर लोग हो, इलाइट ग्रुप हो, सबके इंटरेस्ट काफ़ी अफेक्ट हुए पार्टीशन की वजह से, सबको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो जिसके खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया जाता है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट उसमें आता है, बॉयकॉट मूवमेंट, ये सारे वर्ड्स आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने पार्ट 2 वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स।